अगर हम देखें तो ध्रुव राठी जो है वो भी जर्मनी में है, तो वो भी इमिग्रेंट ही हो गया। वो भी इमिग्रेंट ही हो गया। कोलोन इंसिडेंट उसको कहा जाता है, जहां पे एक यूथ फेस्टिवल चल रहा था और वहां पे जो वहां की लड़कियां थी उनके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस देखने को मिले थे। सोरस ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने कहा कि जो असाइलम सिस्टम है उसको फिर से रिबिल्ड करने की जरूरत है। यही इमिग्रेंट्स के द्वारा जो खुद वहां से भाग के आए थे, उन्हीं के द्वारा रैलीज निकाली गई इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीन। तो ये पूरी तरीके से प्लान किया गया था जिससे कि जो शेख हसीना है उनको निकाला जा सके। कि इन्होंने भी, और एकदम से क्लिक हुआ कि सही में ध्रुव राठी ने उनको डिक्टेटर कहा। फिर मुस्लिम इंटरैक्टिव की बात बता रहा था, तो जब उन्होंने कैलिफेट की मांग की थी ना, तो उन्होंने भी डिक्टेटर ही कहा था कि जर्मनी में डिक्टेटरशिप है। सीधा क्वेश्चन है मेरा हर किसी से, अगर वहां पर एक डिक्टेटर थी और वो अगर बांग्लादेश को खराब तरीके से ट्रीट कर रही थी, तो अब वहां पर जो हालात है वो तो सुधरने चाहिए थे। जैसे ध्रुव राठी के घर पर, क्योंकि जर्मनी में है, वहां तक तो आग पहुंच चुकी है। भाई अभी जर्मनी में एक हादसा हुआ है, मतलब जो क्रिसमस मार्केट है उसमें गाड़ी आके क्रैश कर देती है। अब जिसने वो क्रैश किया है, बहुत सारे जो मीडिया वाले हैं वो एक नैरेटिव को बचाने के लिए कह रहे हैं कि वो एंटी मुस्लिम था। लेकिन अगर इतना एंटी मुस्लिम होता तो फिर क्रिसमस जैसे इवेंट पर ही उसने अटैक क्यों किया? ऐसे भी कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा एक जो सवाल मन में आ रहा है, या ऑलमोस्ट सभी के मन में आ रहा होगा, कि ये जो इवेंट है इसे एक इंडिविजुअल इवेंट की तरह देखना चाहिए, या फिर इसके पीछे भी एक बड़ा कोई नैरेटिव या फिर एक बड़ा कोई एक एजेंडा जो है वो दिखाई देता है। राइट। अभी जो ये इवेंट, इसी की तरह का एक इवेंट 2016 में भी हुआ था। 2016 में जब ये इवेंट हुआ, तो वो जो व्यक्ति था जिसने ये इवेंट को एग्जीक्यूट किया था, वो व्यक्ति आईसिस के साथ में लिंक था। एंड जब इन्वेस्टिगेशन में उसके और एविडेंस देखे गए कि ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो ये पाया गया कि वो इटली में कॉन्विक्टेड था। एक्चुअली वो टूनिसिया से था। वो इटली में कॉन्विक्ट हुआ था, जहाँ पे उसको 4-5 साल का क्रिमिनल चार्जेस उस पर लग के 4-5 साल की उसको पनिशमेंट भी हुई थी। ये 2016 में इसी ने भी ऐसी मार्केट से गाड़ी चलाई थी। उसके बाद लोगों का ये कहना था कि ये व्यक्ति तो बस कुछ ब्रेन वॉश हुआ था और ऐसी चीज़ हुई थी। लेकिन फिर उसके कुछ टेक्स्ट पाए गए, जो रिकॉर्डिंग्स पाई गई, और उसमें ऐसा पाया गया कि ये व्यक्ति एक्चुअली ब्रेन वॉश नहीं था। ये खुद ही फटने को रेडी था और खुद ही कहना चाहता था कि मैं सुसाइड बॉम्बर बनने को रेडी हूँ, फॉर द लार्जर गुड एंड फॉर द लार्जर कॉज। अब जब इस व्यक्ति की पूरी और जांच पड़ताल करी गई, तो पाया गया कि इसके पास एक हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इसके ऊपर थे, और प्रूवन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। लेकिन फिर भी, और इसके ऊपर जब इसके टेक्स्ट भी पाए गए कि ये खुद, अब जैसे मैंने बताया कि ये फटने को रेडी था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि वहां पे क्रिमिनल लॉज जो जर्मनी में उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। मतलब वो जो इवेंट हुआ था, वो इवेंट के बाद उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस व्यक्ति के बारे में जब और डिटेल्स निकाली गई, तो ये तो प्रूव हो गया कि ये कुछ इस्लामिस्ट आउटफिट्स के साथ में ये एसोसिएटेड था। फिर ये बाहर आया कि आईसिस के साथ में था। व्हाट आई मीन टू से इज कि ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये जो उसने कार चढ़ाई थी मार्केट में, उससे पहले ही अथॉरिटीज को पता चल गया था कि हाँ, ये व्यक्ति कुछ ऐसी काम कर सकता है। जो ये फटने वाला इंसिडेंट था, ये जो रिकॉर्डिंग था, ये पहले ही अथॉरिटीज के हाथ में लगी थी। लेकिन वो कोर्ट में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि जो डेटा था अवेलेबल वो काफी ज्यादा इनक्रिप्टेड था। तो क्योंकि वहां पे लॉज नहीं थे इमिग्रेंट्स के खिलाफ, और इसके पास जो इनक्रिप्शन था वो सही से नहीं था, सॉरी, जो डेटा था वो इनक्रिप्टेड बहुत ज़्यादा था, तो उसको डिकोड करना बहुत इम्पॉसिबल हो रहा था। इसके चलते ये व्यक्ति को सही वक्त पर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई, और क्योंकि सही वक्त पर कार्रवाई नहीं हो पाई, उसका रिजल्ट क्या था? इस व्यक्ति ने गाड़ी चला दी। अब इसी इंसिडेंट्स के साथ में हम सिमिलैरिटीज देख सकते हैं, क्योंकि जो अभी रिसेंटली जो क्रिश्चियन मार्केट में जो हुआ था, वहां पे भी उसके ट्वीट्स पाए गए हैं।
आपने देखा होगा वो ट्वीट्स में उसने कहा था कि मेरा समय भी आया जल्दी मरने का और जर्मनी नीड्स टू बी टॉट लेसन, क्योंकि जो इमिग्रेंट वुमेन थे उनको बाहर भगाया जा रहा है, ऐसा कुछ इसका एजेंडा था। तो व्हाट आई मीन टू से, इसकी इतनी पावरफुल ये इकोनॉमीज, इतने पावरफुल ये नेशंस हैं और इनके पास क्या कोई ऐसा लॉ नहीं है जो इस ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सके। ठीक है, इमिग्रेशन क्राइसिस अभी बहुत जो है वो बढ़ रहा है वहाँ पे, लेकिन आप जब इमिग्रेशन करना चाहते हो, आप एक वेलफेयर स्टेट बनना चाहते हो टू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन आप इस चीज़ को उनको स्क्रीनिंग भी ढंग से नहीं कर पा रहे, जिसके पास इतने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जिसके नाम पे लगे हुए हैं। और ये जो व्यक्ति है जिसने अभी जो ये एक्सीडेंट किया रिसेंट वाला, तो सऊदी अरेबिया ने भी इसको मांगा था कि ये व्यक्ति को आप हमें दे दो। और आप अभी बता रहे थे कि लेफ्ट मीडिया बोल रही है कि भाई ये तो इंडिविजुअल है और ये सारी केस है, ऐसी बात। हाँ, जैसे अभी जो लेफ्ट मीडिया है वो बेसिकली इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब ये पता चला कि भाई हाँ ये मुस्लिम है और इसने अटैक किया है क्रिश्चियंस पर, तो इसलिए इस तरीके का एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि इसके तो बहुत सारे ऐसे भी ट्वीट्स है, इसने बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें कही है जो एंटी मुस्लिम है। और आपको एक बात सुनकर सरप्राइज होगा कि ये जो व्यक्ति जिसने अभी एक्सीडेंट किया, ये व्यक्ति का इंटरव्यू हुआ था बीबीसी पे, जो एक लेफ्ट मीडिया हाउस है और लेफ्ट लीनिंग मीडिया हाउस है, और उससे ये पता चला है कि और इनकी लेफ्ट लीनिंग मीडिया की कितनी एक रेंज है वो अगर बताई जाए तो जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो ये बीबीसी न्यूज़ ने इसको पूरा नकारा था, कहा था कि एग्जेजरेट करके बताया जा रहा है, बेसिकली उन पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। तो ये उनकी एक रेंज है, मतलब ऑडियंस को पता रहना चाहिए कि लेफ्ट लीनिंग है तो कितनी लेफ्ट लीनिंग है। राइट। तो उन्होंने इसी व्यक्ति का इंटरव्यू किया था, और अभी कल परसों में एक डिबेट देख रहा था, उस डिबेट में इस व्यक्ति को बताया जा रहा था कि अपने वाइफ से परेशान था, इस व्यक्ति का कोई डिवोर्स का इशू चल रहा था, इसके जॉब में कोई इश्यूज थे, जबकि उसके ट्वीट्स जो है सरफेस हुए, जिस ट्वीट्स में उसने सही में दिख रहा था कि जर्मनी से नाराज है, जर्मनी से की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उससे नाराज है। तो मतलब एक लिंक वहां पे बन रहा था। और ये इमिग्रेशन प्रॉब्लम सिर्फ जर्मनी में नहीं है, जब और ये प्रॉब्लम की सिवियरिटी यूरोप में भी देखी जा रही है, लेकिन जर्मनी में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सिवियर होता पाया गया है, क्योंकि 2015 में जब एंजेला मार्केल ने एक पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी के अंडर उन्होंने ऐसा किया था कि इसको काफ़ी प्रमोट किया था। कहा यह जा रहा था कि लेबर जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना है, लेबर शॉर्टेज जर्मनी में हो रहा था, और जो उनकी जो एजिंग पॉपुलेशन है तो उनकी फर्टिलिटी रेट और पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रही थी। लेकिन कई लोग ये बोल रहे थे कि जो सीडीयू, उनकी जो अंजेला मर्केल की एक जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली देखा जाए तो इट वाज वीकनिंग, और क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी वीक हो रही थी, तो जैसे बहुत सारे लेफ्ट लीनिंग पार्टीज जो प्रो इमिग्रेंट हो जाती है अचानक से, जब उनकी जो पार्टीज है वो वीक होती है, क्योंकि इनको एक होमोजेनस वोटर बैंक मिल जाता है, और क्योंकि उन्हें अपीज करना भी रिलेटिवली इजी होता है, उनको ना कोई टैक्सेस की चिंता होती, उनको बस थोड़ा सा घर दे दो और थोड़ा रहने खाने को दे दो, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो और एक छोटी मोटी जॉब्स दे दो। और आप सरप्राइज होंगे, मैं तो सरप्राइज हुआ था कि इन इमिग्रेंट्स को पैसे भी दिए जाते थे, कैश। और अभी बोल रहे हैं कि हम थोड़ा टाइटन कर रहे हैं हमारी इन इमिग्रेंट्स की पॉलिसी पे, तो ये बताया जा रहा है कि कैश को बंद करके डेबिट कार्ड्स इशू किए जाएंगे, जो सिर्फ आप सुपर मार्केट्स में यूज़ कर सकते हो। तो अब बताओ कितना लुक्रेटिव चीज़ है यहाँ जाना, क्योंकि आपको कैश भी मिल रहा है, प्रोटेक्शन भी मिल रही है, जॉब भी मिल रही है। तो जो लोकल लोग थे वहाँ के, वो लोग भी बोल रहे कि भाई हम बचपन से इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स में अच्छे ग्रेड से हमें पढ़ना पड़ता है, फिर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कितने बड़े लोन्स उठाने पड़ते हैं, फिर लोन्स उठा के जब आप जॉब पे लगते हो तो आपको घरों का ये सब करके टैक्सेस पे करने होते जगह जगह पे, और टैक्सेस कितने हाई है यूरोप में हम जानते ही है। और उसके बाद इनके टैक्सेस का पैसा इस तरीके से स्पेंड हो रहा है, और उससे हमें क्या मिल रहा है, उससे जैसे स्वीडन में आप देखोगे 2018 में एक स्टडी हुई थी, और उसमें पाया गया था कि 2012 से लेकर 2017 में जितने भी रेप इश्यूज हुए थे, उसमें से 58% जो परपेट्रेटर्स थे दोज वर इमिग्रेंट्स। और इमिग्रेंट्स उसमें भी, इमिग्रेंट्स मतलब बेसिकली जो बाहर से किसी और देश से इलीगली देश में आकर रह रहे हैं।
इलीगली और लीगली भी वहां पे आ रहे हैं। तो अभी इससे जो है डेमोग्राफी इतनी लीगली मतलब जैसे अभी अगर हम देखें तो ध्रुव राठी जो है वो भी जर्मनी में है, तो वो भी इमिग्रेंट ही हो गया। भी वो भी इमिग्रेंट ही हो गया। अभी जो 19 नवंबर में बर्लिन पुलिस चीफ ने खुद कहा था कि ये जो इश्यूज है ये इतने बढ़ रहे हैं और इनका जो, क्योंकि ये इमिग्रेंट्स जो है ना, जो खास करके मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से आते हैं और जिनका जो अपने आप को मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हैं, ये जो इमिग्रेंट्स है वो अपने कल्चर को जो है छोड़ना नहीं चाहते। इनफैक्ट ऐसा पाया गया है कि जब वो भाग के यहाँ आते हैं तो उनके कल्चर के प्रति जो उनकी इंटेंसिटी है वो और बढ़ जाती है एंड धीरे धीरे यही फिर जो नेटिव्स है उनके कल्चर के हेट्रेड में बदल जाती है। इसका एक इंसिडेंस हमको देखने को मिला था 2016 में। देखा गया था कि जब 2015 में इमिग्रेंट्स जर्मनी में आ रहे थे, उस समय जो लेफ्टिस्ट लोग थे वो रेलवे स्टेशन पे तालियां बजा रहे थे, वो वी वेलकम ऑल ऑफ यू इमिग्रेंट्स ऐसा कर रहे थे। कुछ लोग उनको राशन दे रहे थे, कुछ लोग उनको फ्लावर्स दे रहे थे, कुछ लोग उन्हें गिफ्ट्स दे रहे थे, कुछ लोग उन्हें स्वेटर्स और बहुत सारी तरह तरह की चीजें दे रहे थे। लेकिन जब ये 2016 में एक इंसिडेंट हुआ जो कोलोन इंसिडेंट उसको कहा जाता है, जहां पे एक यूथ फेस्टिवल चल रहा था और वहां पे जो वहाँ की लड़कियां थी उनके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस देखने को मिले थे और ये सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस में भी ज़्यादातर इमिग्रेंट्स ही इन्वॉल्व थे और कहा यह जाता है कि मुस्लिम इमिग्रेंट्स ही उसमें भी ज़्यादा नंबर में थे। तो एक लेडी, एक पॉलिटिशियन है जिनका नाम है सेलिन गोरेन, जो कि जर्मनी की लेफ्ट लीनिंग पार्टी से एक आती है। तो ये 2016 में ये सेलिन गोरेन भी अफेक्टेड थी। नाउ यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट मीडिया, फिर ये जो लेफ्ट लीनिंग लोग हैं, ये कैसे अपना पार्ट प्ले करते हैं। इन्होंने लाई किया था, इन्होंने झूठ बोला था कि मेरे साथ जो हुआ था सेक्सुअल हैरेसमेंट उसमें अरेबियन लोग या फिर जो मिडल ईस्टर्न या फिर मुस्लिम इमिग्रेंट्स नहीं थे। और जब इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि इनके साथ भी जो करने वाले मुस्लिम इमिग्रेंट्स या फिर इमिग्रेंट्स ही थे, तो तब इन्होंने बोला कि मैं आग भड़कते नहीं देखना चाहती थी मेरे देश में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर आप चिंगारी अगर कहीं पे लगी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं जंगल में जाते हो, वहां पे अगर आप चिंगारी कोई नहीं रोकोगे तो बहुत बड़ा एक जो एक्सप्लोसिव फॉरेस्ट फायर आएगा उसको आप रोक नहीं पाओगे, और या फिर रोकने जाओगे तो खुद भी जल सकते हो, क्योंकि आग तो कैसे ना कैसे लगी चुकी है। अब उसको अगर वो छुपाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आग नहीं है वहां पर नहीं है, तो पूरा जंगल जब जल जाएगा उसके बाद आग को बचा भी नहीं पाएंगे। और अगर हम बचाने जाएंगे या फिर लेफ्ट लिबरल्स भी अगर उस समय बचाने जाएंगे तो वो भी जल जाएंगे। यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने ये नहीं देखा कि यही वो लेडी थी जो हमारे राइट्स के लिए लड़ती थी। और बांग्लादेश में भी ऐसे काफ़ी केसेस देखने को मिले कि जो बोलते थे कि यार यहाँ पे तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी और हम लोग को तो बड़ा सम्मान से रखते हैं वगैरह, वही लोगों के घर सबसे पहले जले। एग्जैक्टली। और अगर ये जो आपने जर्मनी का पूरा मुद्दा बताया हुआ है, इसको अगर हम थोड़ा समराइज करें और थोड़ा क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें तो 9 सितंबर 2015 को जो जर्मन चांसलर है एंजेला मार्केल, जो मिडिल ईस्ट है वहाँ से पूरे गेट खोल दिए थे कि इमिग्रेंट जो है वो हमारे देश में पधारो। और इनफैक्ट 26 सितंबर को अगर देखा जाए तो जो सोरस है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जिसकी है, सोरस ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने कहा कि जो असाइलम सिस्टम है उसको फिर से रिबिल्ड करने की ज़रूरत है। मतलब आप समझ रहे हो कि किस तरीके से जर्मनी में शुरू होता है। जो चांसलर है वहाँ की, वो बोलती है कि हमें जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए गेट खोल देने चाहिए। पूरा यूरोप जो है उन्होंने इमिग्रेंट्स को एंट्री देनी चाहिए। एंड देन कुछ ही दिनों के बाद जो सोरस है वो यहाँ पर असाइलम सिस्टम को रीबिल्ड करने की बात करता है। प्रोजेक्ट सिंडिकेट, आपने नाम सुना होगा, प्रोजेक्ट सिंडिकेट जो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो सोरस के द्वारा ही फंड की जाती है, उन्होंने कहा था कि आप हर साल 1 मिलियन रेफ्यूजी जो है उनको एक्सेप्ट करो और 2 साल तक के उनको 15,000 यूरोज प्रोवाइड करो।
तो मतलब ये एक समझ में आता है कि किस हद तक जो इमिग्रेंट्स हैं उनको आप लेने की कोशिश कर रहे हो, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अब देखिए बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो देखने वाले हैं वीडियोस, उनको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये जो इमिग्रेंट्स हैं इनको इतनी क्या हो रही है लेने की। जैसा आपने कहा कि भाई उनको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनको चाहिए क्या, थोड़ी बहुत नौकरी जो है वो मिल जाए, मतलब थोड़े बहुत पैसे जो है वो मिल जाए, जिससे कि वो उनके हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सके। जो इलेक्शंस है उसमें जो एक पार्टी है, पर्टिकुलर पार्टी जिनको वोट कराना है, उनको वोट करा सके। तो और उसी के साथ साथ क्या होता है ना कि जैसे हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पर हमें स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, और ये मेरा हमेशा से स्टैंड रहा है कि जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, जहाँ भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भारत में स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं, अलग अलग जगहों पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो कभी वॉयलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मेरा स्टैंड हमेशा से रहता है। इनफैक्ट जब बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट हुआ था उस समय पर भी जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वॉयलेंस नहीं किया था। जो दूसरे एक जो एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर वॉयलेंस क्रिएट करते हैं, और वहाँ पर ये जो लोग होते हैं इमिग्रेंट्स, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बेसिकली कंट्री जो है उनको अनस्टेबल बनाने का काम ये इमिग्रेंट्स के द्वारा किया जाता है। उसी के साथ साथ जैसा कि हम सबको पता है कि जो डीप स्टेट है, सोरस है ना, रॉकफेलर है, ये सारे जो लोग हैं ये बेसिकली करते क्या है, ये कंट्री को अनस्टेबल बनाते हैं, और कंट्री को अनस्टेबल बनाने के साथ जो मतलब जो शेयर मार्केट है उससे मैनिपुलेट करते हैं, और जो शॉर्ट पोजीशन है वो लेकर पैसा कमाते हैं। ये भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई शॉर्ट पोजीशन लेकर मतलब सेल करके कैसे कमाएंगे, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल में जब डीप स्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे उस समय पर हम डिस्कस ये भी करेंगे किस तरीके से शॉर्ट पोजीशन लेकर ये लोग पैसे जो है वो कमाते हैं और अपना बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो बनाते हैं। मतलब इनको, ये जो लोग होते हैं सोरस जैसे लोग हैं, ये सिर्फ जो एंजेला मार्केल जैसे जो लोग हैं उनको कठपुतली बनाकर इस्तेमाल करते हैं अपना एक एजेंडा। और एजेंडा इनका क्या है, क्या इनको एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना है? नहीं, ये भी इनका एजेंडा नहीं है। इनका ये है कि किसी तरीके से सारे जो देश है वो इनके इशारों पर नाचे और वो एक ऐसा अनस्टेबल देश बनाए जिससे कि कभी भी वहाँ पर मैनिपुलेट कर कर पैसे जो है वो बना सके। ये इनका पूरा जो एक एजेंडा है वो रहता है। और फिर यही जो लेफ्ट लीनिंग आपने बताया कि कैसे ये अनस्टेबल करके फिर उससे पैसे कमाना चाहते हैं और कैसे अपना कंट्रोल जो है इन देशों पर वो रखना चाहते हैं। आगे अभी जब जो अक्टूबर में अटैक्स हुए थे इजराइल में, उसके बाद आई वॉज शॉक्ड कि जर्मनी में यही इमिग्रेंट्स के द्वारा जो खुद वहाँ से भाग के आए थे, उन्हीं के द्वारा रैलीज निकाली गई इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीन। और पैलेस्टीन के सपोर्ट में अभी अभी हमारी प्रियंका गांधी जी ने भी बड़ा बैग लेके घूमी थी। तो ये जो एक इनमें एक लेफ्ट में काफ़ी प्रेशर आने के बाद काफ़ी जब उनको प्रेशर आया, काफ़ी जब उनको अपोज हुआ पैलेस्टीन की बैग, तो उनको फिर दूसरे दिन जो बांग्लादेशी हिंदू है उसकी बैग लेकर आना पड़ा। लेकिन पैलेस्तीन इतना बड़ा था और जो बांग्लादेशी बस बांग्लादेश दिख रहा और हिंदूज और क्रिश्चियन ऐसे ढूंढना पड़ रहा मैग्नीफाइंग ग्लास से, तब जाके दिख रहा है। तो यहाँ पे भी उनका एजेंडा साफ है। और जर्मनी में अगर हम जर्मनी की बात करें स्पेसिफिकली, तो 6200 इवेंट्स, एंटीसेमेटिक इवेंट्स हुए थे जब से ये अक्टूबर 7 अटैक्स हुआ। 6200। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट नेशन वहाँ पे। और हमारे साहब तो हम यहाँ पे इंडिया में बड़े दखल देते हैं और खुद के देश में इतना कुछ हो रहा है उस पर कोई वीडियोस क्यों नहीं बनाते, वहाँ पे क्यों कोई सजेशंस नहीं देते। और दूसरी बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात देखी गई है कि जो ये लोग आते हैं इनका कल्चरल इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इनका मतलब जो दूसरा कल्चर है उसके साथ में ये अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते। और जब बात आती है इंटरनेशनल सपोर्ट की, तो ये फ़लस्तीन को ही सपोर्ट करेंगे भले ही उसमें नेशनल इंटरेस्ट सबोटाज हो रहे हो। क्योंकि यही लोग, जब ये एक कहा गया था कि एक एंटी इजराइल रैली में कई तरह जर्मनी में जो हुआ था उसमें कई तरीके का वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज़ें देखने को मिली थी। और जब 2018 में एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से ये जो इमिग्रेंट्स जब माइग्रेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, तो स्वीडन के एक केस में पाया गया कि ये लोग जो है डेथ थ्रेट्स भी देते हैं, सोशल मीडिया स्टॉकिंग भी करते हैं और उसके बाद में उनको वायलेंट कॉन्सिक्वेंसेस के भी थ्रेट्स देने से ये लोग नहीं चूकते। तो यू सी कि जिस वायलेंस से ये लोग बच के आ रहे हैं यहाँ पे,
वही मेजर्स वो अपना रहे अपना काम अगेन करने के लिए। तो जो एक बेटर प्लेस थी उसको भी ये प्लेस तो खराब ही हो जाएगी। एंड ऐसा बात नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है। ओलाफ शोल्स जो कि अभी वहाँ के चांसलर है, वो तो पहले जाने जाते थे कि प्रो इमिग्रेंट जाने जाते थे, लेकिन अभी उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसीज में चेंज किया गया है। ये एक क्योंकि एडीएफ नाम की एक पार्टी है जो कि राइट विंग पार्टी है, वो पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज को ही टारगेट करती थी कि बस ये कहा जाता था कि ये इकोनॉमिक इमिग्रेंट है, मतलब वहाँ पे इकोनॉमी खराब है इसलिए फिर यहाँ पे जो है इकोनॉमिक इमिग्रेंट है। लेकिन जब ये इस तरीके के जो रेडिकल इस्लामिस्ट उनके स्लोगन्स होते हैं या फिर उसी तरीके का पार्टिसिपेशन होता है, और फिर जो लेडीज़ है वहाँ की उनको कहा जाता है कि आप हिजाब पहनो, और कई बार कन्वर्जन अटेम्प्ट्स भी देखने को मिले हैं। सिर्फ मुस्लिम इमिग्रेंट्स इसमें नहीं होते, कई यजीदी विमेन भी होती, यजीदी लोग भी होते। तो अभी एक 2014 का एक इंसिडेंट बाहर आया था, एक 2021 का इंसिडेंट बाहर आया कि जिसमें यजीदी गर्ल्स जो थी छोटी, उन लड़कियों को वो अपने साथ लेके आए और उनको अपनी बेटियां बता के फिर उनके साथ में स्लेव्स जैसे काम करवाते थे, उनको टॉर्चर करते थे, उनके ऊपर गर्म पानी फेंका जाता था, जब उनकी बात नहीं सुनती थी उनको स्टिक से मारा जाता था। तो ये भी एक एंगल आता है कि ये लोग यहाँ पे, और उनको अरेस्ट कहाँ से किया गया? जर्मनी से ही अरेस्ट किया गया इमिग्रेंट्स को, और ये इमिग्रेंट्स के ही बच्चियां करके वो लेके आए थे। तो यहाँ पे भी एक बात उठ के आती है कि अगर हमारे पास सही से लॉज नहीं हो, जैसे हमने एक दूसरा भी इशू देखा था कि जो हमने स्वीडन में जो रेप्स हुए थे उनको जब ट्रायल उनका किया था तो एक प्रॉब्लम लीगली उसको एड्रेस करने में आ रहा था कि कोई लॉज ही नहीं थे इमिग्रेंट्स जिसमें आप इमिग्रेंट्स को पनिश कर पाओ, क्योंकि जो 1951 का यूएन कन्वेंशन है उसके साथ में सिग्नेटरी है लोग। और आजकल ऐसा है कि हमारे देश के सिटीजन से ज़्यादा हमारी इमेज कैसी है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो जब ये रेप्स पता हो गया कि ये इमिग्रेंट लोगों ने ही किया है, 1 आउट ऑफ 5 रेप्स प्रूव, उसमें से 1 आउट ऑफ 5 जो रेप परपेट्रेटर्स थे उसमें से एक ही को बस डिपोर्ट किया गया और बाकियों को तो सजा भी नहीं हुई। तो मतलब एक जो तो यही लोग जो है जिनको सज़ा नहीं हुई, फिर यही लोग जाके इस तरीके से इवेंट जो है उसको अंजाम देते हैं। पहले तो इनको लगता है कि भाई हमें वोट मिल जाएंगे, हाँ एक ही इलेक्शन मिलेगा ना। फिर जैसे हमने देखा था कि हमारे इंडिया में भी लखनऊ पैक्ट में डिमांड्स थोड़ी कम थी, फिर बढ़ती गई कि फिर सेपरेट देश हो गया। जैसे जर्मनी में आपने पिछले बार देखा होगा कि एक रहीम बोटनैंग नाम का एक व्यक्ति था, उसने ये डिमांड की थी यही लोगों को लेके कि हमें इस्लामिक कैलिफेट लगेगी जर्मनी में, क्योंकि ऐसा तो एक रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया कि 2013 से 2019 तक के हर साल 1 मिलियन इमिग्रेंट्स आए, मतलब 10-10 लाख 60-70 लाख लोग वहाँ पे आ गए। और इन्होंने डिमांड किया क्योंकि हमें कैलिफेट ही पूरी तरीके से सिक्योरिटी दे सकता है, बाकी तो कोई सिस्टम जो है सिक्योरिटी दे ही नहीं सकती। और ये सिक्योरिटी रीजंस के कारण ही वहाँ से भाग के आए, ये भूल गए। और यहाँ पे आके वो बोल रहे कि सिर्फ कैलिफेट ही हमें अच्छे से सिक्योरिटी दे सकता है। और फिर ये जो इनका जो ये रहीम थे, ये एक स्टूडेंट है बताए जाते हैं, जो आपने बताया था कि जो असली स्टूडेंट है वो तो सिर्फ स्टडी पे ही फोकस करेगा, ये भी एक स्टूडेंट बताए जाते हैं, 25 साल के हैं, ये रिपोर्ट के हिसाब से 25 साल के थे तब। और एक मुस्लिम इंटरैक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इनका लिंक भी पाया गया है। मुस्लिम इंटरैक्टिव एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप कहोगे कि ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी में बैन है या नहीं, तो नहीं है। जर्मनी बस कंट्रोल्स लगाती है, बैन नहीं करती। कुछ कंट्रोल्स होते हैं अगर वो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देखते हैं कि अगर आप इमिग्रेंट हो, फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी इमिग्रेंट है, उसके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम अगर इनके पास जाएंगे, मुस्लिम इंटरैक्टिव के पास में, फिर रहीम के पास, तो ये लोग क्या बताएंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये बात वो भूल रहे हैं कि कुछ ही साल पहले उन्हें ओपन हैंडेडली इन लोगों ने बुलाया है, उनको कितनी सारी चीज़ें दी, उनको रहने को घर और खाना वाना सब दिया है, और अब बोल रहे हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। जबकि इमिग्रेंट्स ने टैक्सेस वगैरह भी पे नहीं किए होते, टैक्स पेयर्स के मनी पे इमिग्रेंट्स चल रहे हैं, उनकी जो भी सारी फैसिलिटीज उनको मिल रही है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम्स इसलिए बिकॉज यू आर डिस्क्रिमिनेटेड। क्या यही एजेंडा इंडिया में नहीं चलता? कोई भी प्रॉब्लम हो,
कोई भी प्रॉब्लम, मतलब ये नहीं देख रहे कि आप मॉडर्न एजुकेशन लो, क्योंकि आज मॉडर्न सिस्टम में अगर आपको सस्टेन करना है तो आपको मॉडर्न एजुकेशन लगेगा। जो आपका आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम से आप एजुकेशन ले रहे हो उससे तो कुछ होने नहीं वाला। ये उन्हें नहीं बताया जाता कि आपकी प्रॉब्लम आपके एजुकेशन सिस्टम में, आपके बिलीफ सिस्टम में। अगर सही में डेवलप होना है तो आपको मॉडर्न जो वेज है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इस पे नहीं डाल के बोला जाता कि नहीं यू आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। यही चीज वहां पे हो रही है और यही इनका एक पैटर्न है। तो इसको जो हमने शुरुआत में बोला कि इसको एक इंडिविजुअल केस नहीं कहा जाता, क्योंकि यही पैटर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेशली इंडिया में भी देखने को मिलता है। एग्जैक्टली मतलब अगर आप देखोगे आज के टाइम पर जो भी लेफ्ट लिबरल्स है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पर भी अगर हम देखें तो उसमें ध्रुव राठी आते हैं, उसमें रविश कुमार आते हैं, अजित अंजुम आते हैं, उसमें अभिसार शर्मा आते हैं, जो मोस्टली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको क्रिटिसाइज करने के लिए जो दूसरा एक एजेंडा है उसको कब नर्चर कर रही है ये उनको शायद पता भी नहीं चलता हो। जैसे अगर हम बांग्लादेश का एग्जाम्पल लें, जैसे बांग्लादेश में क्या हुआ, यूनुस जो है वहाँ के उनको एक पपेट की तरह बिठा दिया गया सोरस के द्वारा। ये तो अब जग जाहिर है, मतलब अभी भी अगर किसी को डाउट होगा तो जो सोरस के बेटे हैं उन्होंने एक पोस्ट भी डाली थी, फेसबुक पोस्ट, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी के एक बहुत पुराने दोस्त है ये यूनुस जो है, उनके साथ उन्होंने फोटो डाली थी। तो ये तो अब जाहिर है कि भाई उन्होंने एक पपेट की तरह उनको बांग्लादेश में और बिठा कर अगर रखा कोई ये है। मानता अब होगा देखिए कि भाई ये नहीं, तो दे आर डेफिनेटली स्लिपिंग अंडर द रॉक मैन, उनका कुछ नहीं हो सकता। उनका कुछ नहीं हो सकता। अगर इसके बाद भी वो ना माने तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए भारत में खतरा कैसे होता है, क्योंकि बहुत बार ना क्या हो रहा है कि जो सरकार के अगेंस्ट में वीडियोस बना रहे हैं और जो भी हिंदू जो वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में उस पर जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको क्रिटिसाइज करते हुए ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे देश का तुम देखो, तुम दूसरे देश का बांग्लादेश में क्या हो रहा है उस पर क्यों ध्यान देते हो, तुम यहाँ पर देखो। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो ना ये नेक्सस किस तरीके से काम करता है। यूनुस जो है उसने एक्सेप्ट किया, एक व्यक्ति है उनका नाम है महफूज आलम। महफूज आलम बेसिकली जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुई थी बांग्लादेश में उसके कर्ता धर्ता है। और ये खुद यूनुस ने जो वहाँ पर क्लिंटन है यूएसए में जब वो स्पीच दे रहे थे उस समय पर उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ये जो महफूज आलम है उसने सारा का सारा ये जो प्लानिंग है स्टूडेंट प्रोटेस्ट का बांग्लादेश में उसको अंजाम दिया, उसको प्लान किया। तो यहीं से हमें पता चलता है कि भाई जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुई थी बांग्लादेश में वो कि सडन इरप्शन नहीं था, वो सही तरीके से प्लानिंग की गई थी। अब आप समझ सकते हो कि भाई एक स्टूडेंट जो है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि स्टूडेंट कभी वॉयलेंट नहीं हो सकता है, उनको आराम से बहुत आसानी से उनको दबाया जा सकता है किसी भी देश में। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऐसी हो रही है जहां पर दबाया नहीं जा रहा है और वो विकराल रूप अगर ले रहा है, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिंक वहां पर दिखाई देते हैं, तो ये पूरी तरीके से प्लान किया गया था जिससे कि जो शेख हसीना है उनको निकाला जा सके। और आप अगर ध्रुव राठी का उस समय पर वीडियो देखा होगा जो बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने बनाया था, ध्रुव राठी ने सपोर्ट किया था जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है उसको, और जो शेख हसीना है उनको डिक्टेटर कहा था। अब आप ये समझ सकते हो कि किस तरीके से इनकी जो बुद्धि है वो काम करती है कि शेख हसीना जो इतने समय से शासन कर रही है और बांग्लादेश उनके शासन में काफ़ी अच्छी प्रगति कर रहा है और वो यहाँ पर डिक्टेटर बन जाती है। और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है जो यहाँ पर महफूज आलम के द्वारा किया जा रहा है वो यहाँ पर क्या होता है कि वो इनके लिए एकदम, क्योंकि क्या है ना, एक सिंपैथी लेना बहुत आसान हो जाता है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रही है, अरे बाप रे सिंपैथी, और उसमें अगर किसी देश के द्वारा मिलिट्री एक्शन लिया गया फिर तो अग्रेशन लेने के लिए कोई वक्त नहीं लगता है। तो ये सबसे एक अच्छा एक टूल होता है किसी भी देश की अगर सत्ता को हिलाना है उसके लिए। फार्मर्स हो गए, मैंने स्टूडेंट्स हो अभी गए। आपसे बात सुनी और मैं सरप्राइज हुआ कि इन्होंने भी, और एकदम से क्लिक हुआ कि सही में ध्रुव राठी ने उनको डिक्टेटर कहा था। इवन रविश कुमार ने वगैरह भी उसी टोन में बात की थी। और जो भी मैं रहीम की आपको बता रहा था या फिर मुस्लिम इंटरैक्टिव की बात बता रहा था, तो जब उन्होंने कैलिफेट की मांग की थी ना, तो उन्होंने भी डिक्टेटर ही कहा था कि जर्मनी में डिक्टेटरशिप है। आई डोंट नो, मतलब ये कितना बड़ा पैटर्न है ये इसमें। हर कोई जो है ना, जो हो सकता है कि देश के हित के लिए काम कर रहा हो, वो मोस्टली अभी डिक्टेटर जो है वही दिखाई देता है। अब अगर हम थोड़ा आगे जाए, ये जो महफूज आलम है इसने अभी हाल ही में, कल ही का दिन है, जहाँ पर उसने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जो है वो अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसके विरोध में भारत सरकार ने भी आक्षेप जो है वो जताया है कि इस तरीके का मैप जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसने बेसिकली क्या किया, ग्रेटर बांग्लादेश में जो हमारे भारत के
कई सारे राज्यों के जो एरियाज है वो भी बांग्लादेश के अंडर दिखाए हैं। इनफैक्ट जो हमारा चिकन स्नेक है, जो इतना इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जाती है, जो कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ द इंडिया से, उसको भी उसने बांग्लादेश के अंडर बताया हुआ है। तो आप समझ रहे हो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्टूडेंट प्रोटेस्ट बांग्लादेश में रची है और जो शेख हसीना है उसको निकालने के लिए पूरा का पूरा प्लान किया है। और ये अगर आप मतलब अगर कोई जो लोग हैं ये माने, अगर ये सोच रहे होंगे अभी भी, क्योंकि इनके वीडियोस देखने वाले सोच रहे होंगे कि यार अभी भी हम ये नहीं मानते कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है उनको हलाने के लिए थी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो स्टूडेंट का रिजर्वेशन जो है उसके खिलाफ थी। तो मैं आपको बता दूं कि इन्हीं के एक जो गैंग मेंबर है, ये ध्रुव राठी, इन्हीं के एक गैंग मेंबर है देशभक्त, उनके द्वारा ये खुद एक्सेप्ट किया गया कि हाँ ये मतलब ये हो रहा है कि उसमें कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स भी शामिल थे। उन्होंने किसी न किसी तरीके से लेकिन एक्सेप्ट किया कि हाँ ये पूरी तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं थी। तो आप समझ रहे हो कितना रिस्पॉन्सिबल तरीके से, जैसे ध्रुव राठी खुद कहते हैं कि हमारे पास 26 मिलियन है, हम सत्ता हिला सकते हैं। भारत की सत्ता हिलाना तो उनके बस की बात नहीं है, लेकिन किसी और देश के बारे में कहीं पर भी वो कुछ भी बोल रहे हो तो कितना रिस्पॉन्सिबली उनको काम करना चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स थे उन्हीं पर अत्याचार हमें देखने को मिल रहे हैं। तो किस तरीके से उनका स्टैंड लेना ना लेना, ये स्टूडेंट को किस तरीके से वहां पर हैम्पर कर रहा होगा, ये हम समझ सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर वहां पर डिक्टेटर थी, सीधा क्वेश्चन है मेरा हर किसी से, अगर वहां पर एक डिक्टेटर थी और वो अगर बांग्लादेश को खराब तरीके से ट्रीट कर रही थी, वो अब निकल गई है, एक डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है बांग्लादेश में आई हुई है, तो अब वहां पर जो हालात है वो तो सुधरने चाहिए थे। सही है ना, जो हालात है सुधरने चाहिए थे, रिकवरी होनी चाहिए थी। क्योंकि ध्रुव राठी ने कुछ साल पहले खुद पोस्ट किया था कि भारत की स्थिति बांग्लादेश से खराब है। 2019 या 20 में उन्होंने पोस्ट किया था, मतलब बांग्लादेश अच्छा था बेस पे उन्होंने वो सारी बातें कही थी। जो रिपोर्ट का जो डेटा सेट है वो भी काफी लोगों ने क्वेश्चन किया था। हाँ क्वेश्चन किया था, लेकिन उनके हिसाब से तो बांग्लादेश बेहतर पोजीशन पे था। तो अब यहाँ पर यूनुस की गवर्नमेंट आने के बाद जो बांग्लादेश के हालत सुधरने चाहिए थे, लेकिन अभी देखा गया कि जो बांग्लादेश की हालत है और बिगड़ते जा रहे हैं। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बोलिए, सोशल पर्सपेक्टिव से बोलिए, जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है उससे बोलिए, सब कुछ यहाँ पर खराब से खराब होता जा रहा है। इवन स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से भी जो भी स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे बांग्लादेश के, जो म्यांमार के साथ में जो बॉर्डर शेयरिंग रीजन्स थे, तो अराकन आर्मी ने वहां पे कई जगहों पे अपना होल्ड जमा रखा है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे आर सफरिंग। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नेशन को एग्जिस्ट करने के लिए उसके फिजिकल बॉर्डर्स सेफ हो, बट यहाँ पे देखा जा रहा है कि इनके उन फिजिकल बॉर्डर्स और इनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस भी इनके हाथ से जो है कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं। 100%। और देखिए क्या है ना कि ये जो जितनी भी गैंग मेंबर है, अभी हाल ही में दिलजीत दोसांझ जो है उनका एक कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें उन्होंने राहत इंदौरी जी की एक शायरी कही थी। उन्होंने मतलब बेसिकली एंड जो है शायरी का कुछ इस तरीके का था कि सबका खून है शामिल यहाँ की धरती में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये जितनी भी ये सब मीडिया वाले हैं, इन लोगों ने वो शेयर किया था ट्विटर पर कि देखिए क्या ज़बरदस्त बात कही है वो, क्योंकि एक सभी साथ में रहना चाहिए उसकी वो बात कर रहे थे। लेकिन ये जो राहत इंदौरी जी की शायरी है, इसमें एक और लाइन है। वो लाइन कुछ ये है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो शायद यही पर्सपेक्टिव के साथ अभी जैसे ध्रुव राठी के घर पर, क्योंकि जर्मनी में है, वहां तक तो आग पहुंच चुकी है। कई लोग वहां पर अभी जो इस्लामिक रूल है उसकी मांग कर रहे हैं। अब मुझे आप एक चीज बताइए, ये जो हादसा वहां पर हुआ है ये आप कोई डिनाई नहीं कर सकता है और ये बाहर आ ही जाएगा कुछ समय। कितना भी इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाए, जैसे बांग्लादेशी हिंदूज को प्रोटेक्ट ये करने की कोशिश की गई कि नहीं ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, वैसे ये भी पता चल जाएगा कि ये एक नेक्सस के तहत गाड़ी जो है वो चलाई गई थी। लेकिन इसमें यह भी समझना पड़ेगा कि वहां पर ध्रुव राठी भी हो सकता था। तो मतलब आप जिस चीज को अंधाधुंध प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अंधाधुंध यहां पर ही करने, आपके घर तक आग पहुंच चुकी है। कब आप सुधरोगे वहां पर, कब आप समझोगे वहां पर कि आपके घर तक आग पहुंच चुकी है। बस आप ये सुख में बैठे रहो कि हमारा मकान थोड़ी है और भी घर आएंगे जद में, ये इसमें बैठे रहोगे क्या आप। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो लोग हैं, ये भारत के ऊपर जो टिप्पणियां करते हैं, खासकर जो देश के बाहर बैठकर कर रहे हैं, भारत के ऊपर टिप्पणी करने वाले देश के लिए थ्रेट भी बन रहे हैं। और थ्रेट इसलिए क्योंकि ये जो
चीजें होती है ये सिर्फ एक एंगल से देख रहे हैं और उस एंगल से लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो इजी है समझना। ये जो डीप रूटेड चीजें होती है, जैसे कि अभी आपने चीजें शेयर की, ये डीप रूटेड चीजें लोगों को समझने में काफी वक्त लगता है और जब तक लोगों को समझ में आता है तब तक हालत बांग्लादेश जैसे हो चुके होते हैं। हमने कई सारे देश जैसे देखे, जैसे जॉर्डन भी था। जॉर्डन में वंस अपॉन अ टाइम वाज अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी नेशन, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी जो अभी सीरिया, वहाँ पे भी यजीदी लोग हुआ करते थे कभी किसी समय में, और उनके टेम्पल्स हुआ करते थे, वो उनके टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड, कम्युनिटीज डिस्ट्रॉयड, और यजीदी छोटी छोटी बच्चियों को स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इनके साथ में इतना टॉर्चर किया जा रहा है। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात नहीं की जाती। और ये जो यूरोपियन में और जर्मनी में भी एक बात देखते हैं कि एक गिल्ट ट्रैप में इनको फंसा के रखा है। जैसे हर 2-3 साल में अमेरिकन एक मूवी आ जाती है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 पे बेस्ड होती है। और एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि आप अगर देख रहे हो कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था वॉज टोटली बिकॉज ऑफ नाजी आइडियोलॉजी एंड एडोल्फ हिटलर, ये दो चीज़ें देखी जाती है। लेकिन इस चीज़ को भी देखो कि वो नाजी आइडियोलॉजी एट द फर्स्ट प्लेस आई क्यों? बिकॉज एक्सट्रीम लेवल पे टॉलरेंस हो रहा था, टॉलरेंस के नाम पे एक्सट्रीम लेवल पे टॉलरेंस चले गया था, इतने लेवल पे चले गया कि जैसे अभी हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड कोई भी जमीन ले सकता है, कोई रोक टोक नहीं है उसके ऊपर। या फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो अभी हनुमान जी का मंदिर दबा पड़ा था, किसी ने कुछ कार्रवाई की ही नहीं जब तक यहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जो हमारे कल्चर या फिर आर्कियोलॉजी के साथ में सही में अपना जुड़ाव महसूस करती हो। What I'm trying to say is, जब आप एक कुछ समय तक के एक कम्युनिटी को प्रोपेल करने के लिए दूसरे कम्युनिटी के राइट्स को आप सबोटाज करोगे तो एक दिन जो है वो ये ऐसा हो जाता है कि एक्सप्लोजिव तरीके से फिर चीज़ें बाहर आती है। देखिए, हर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से लेफ्ट या फिर राइटिस्ट नहीं होता। कई बार हम आपस में बात करते तो आप भी बोलते कि हाँ यार मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आई इस गवर्नमेंट की, रूलिंग गवर्नमेंट की। मैं भी कई बार बोलता हूँ कि हाँ यार ये दिस थिंग कुड हैव बीन बेटर। हम भी ऐसे कई बात करते हैं। तो ये जो हमारे भीतर ही कुछ राइट लीनिंग होता है, कुछ लेफ्ट लीनिंग होता है, कुछ सेंट्रिस्ट व्यूज हमारे होते हैं। तो जब हमारे भीतर ही अगर हम राइट लीनिंग व्यूज के ऊपर अगर सबोटाज हो रहा है, तो जैसे मेरे कल्चर को जो फॉर एग्जांपल इफ आई एम एन आर्टिस्ट और मैं कल्चर में इंटरेस्टेड हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे मंदिर है वो तो है ही नहीं, या फिर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी हिस्ट्री क्या थी, मेरी आर्कियोलॉजी क्या थी, मेरी एस्ट्रोलॉजी क्या थी, क्योंकि जब हम देखते हैं एपिक्स में तो हमारे जो ग्रह और नक्षत्र इन सारी चीज़ों के बारे में इतने एक्यूरेटली बताया हुआ है कि हमें भी समझना चाहते हैं हम भी कि ये हुआ कैसे, ये कैसे ये लोग समझ पाते थे, क्योंकि तब तो टेलीस्कोप थे नहीं, या फिर थे क्योंकि कुछ मंदिरों के इंस्क्रिप्शंस में टेलीस्कोप जैसा कुछ बना हुआ है। तो इसका एविडेंट हमें कहाँ देखने को मिलता था? लाइब्रेरीज में। लाइब्रेरीज क्या कर दी गई? जला दी गई। तक्षशिला जो जलाई थी, 3 महीने तक के कहा जाता है कि बुक्स और प्रोफेसर सबको जिंदा और बुक्स को भी जिंदा जला दिया गया। और जैसे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन वाले जो साहब है जॉर्ज सोरोस, ये भी एक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नाम की एक बुक है, और उनके गुरु भी है काल जो थे वो। तो उनका भी यही मानना है कि हिस्ट्री में हिस्टोरिसिज्म के अगेंस्ट है ये जो बुक है ना, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो आप हिस्ट्री से अगर आप डिराइव कुछ भी कर रहे हो तो यू आर रॉन्ग। आप कल्चरली मोटिवेटेड होने ही नहीं चाहिए, आप हिस्टोरिकली मोटिवेटेड होने ही नहीं चाहिए, इनका मानना है। क्योंकि आप सब भूल जाओ, सब भूल। इनफैक्ट सोरोस जो है उन्होंने तो नेशनलिज्म डेवलप ना हो इसके लिए उन्होंने काफ़ी फंडिंग दी है, और वो दिखता है ना, क्योंकि वो चाहती नहीं किसी देश में नेशनलिज्म डेवलप हो। नेशनलिज्म अगर डेवलप होगा तो इमिग्रेंट्स को वो एंट्री नहीं देंगे, जैसे अभी जर्मनी में अपोज किया जा रहा है कि भाई अभी उनको दिख रहा है कि अगर वो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो किस तरीके से हरकतें हो सकती हैं, उनकी जान को ही थ्रेट है। हम जो प्यार से गले लगाने के लिए बुला रहे हैं, ये पीछे से खंजर घुपसने वाले लोग हैं, तो फिर ये अब हमको नहीं चाहिए। तो ये मेंटालिटी जो है ये डेवलप ना हो, इसके लिए नेशनलिज्म डेवलप ना करने के लिए फंडिंग जो है वो ओपनली, ऐसा भी नहीं छुप के ओपनली फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इमिग्रेंट्स के लिए ओपनली फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं।
और इनके जो फंडेड एजुकेशन सिस्टम है, इनके जो फंडेड एजुकेशनल जो बुक्स है और या फिर मूवीज है, जो भी पॉपुलर कल्चर है, तो उसमें भी अगर हम देखें तो एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है। जर्मनी के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको कॉन्स्टेंटली गिल्ट ट्रैप में लगा रख दिया जाता है कि आपने 1942 में या फिर वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत गलत किया, तो उनको बार बार वही हिस्ट्री बताई जाती है कि हाँ आपने बहुत गलत किया। इंडियन हिस्ट्री में भी, हमारी बुक्स में भी यही दिखाया जाता है कि आपने तो बहुत गलत किया, आपके ऊपर राज होता गया। मतलब देखा जाए तो खुद की हिस्ट्री के बारे में खुद ही को प्राउड फील नहीं करवाने देते, और इसीलिए फिर हम हमेशा गिल्ट ट्रैप में रहते हैं। और यहाँ के लोग भी गिल्ट ट्रैप में, हाँ यार हमने तब गलत किया था, अब हम गलत नहीं करेंगे। तब हमने रेशियल, हमारे लोगों ने तब रेशियल वो किया था, अब हम रेशियल कर ही नहीं सकते। जल्दी से लेबल कर दिया जाता है। जब भी इमिग्रेंट के अगेंस्ट कोई बोल देता है तो बोल दिया जाता है कि यू आर बीइंग रेशियल, आप ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन ये बात वो भूल जाते कि एंटीसेमिटिज्म जो एक सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है कि जूस के साथ में जो भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुआ था, वो एंटीसेमिटिज्म अब यही जो इमिग्रेंट्स है ये फैला रहे। जब अक्टूबर में जो इजराइल अटैक हुआ था, उसके बाद में जूस के अगेंस्ट रैलीज निकाली गई पैलेस्टीन के सपोर्ट में, तब जाके जर्मन लोग, जो 40% लोग 2015-14 में इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट बोलते थे, अब जाके उनका नंबर 85% पे जा चुका है। और ये एक वार्निंग की तरह भी भारत में भी उसको लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स है भारत में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भले ही वो हम अफ़गानिस्तान की बात करें, भले ही वो हम पाकिस्तान की बात करें, भले ही वो बांग्लादेश की बात करें, और यही वो लोग हैं जो लेफ़्ट लोग हैं जो CAA को भी गलत बता रहे थे। यही वो लोग हैं जो इमिग्रेंट्स जो आते हैं उनको हम सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रही, इंडियन गवर्नमेंट ट्रीट नहीं कर रही है, इस पर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन यहीं से हमें पता चलता है कि अगर ये करने की कोशिश की जाए तो क्या हो सकता है। कई सारे इलेक्शंस में जो अपोजिशन वाले हैं उनके द्वारा देखा गया है कि सीधे इलीगल माइग्रेंट जो है उनको ये कहा जा रहा है कि आपको हम अनाज देंगे, आपको हम फ्री में राशन देंगे, ये सारी चीज़ें खुलेआम कही जा रही है। तो इससे पता चलता है कि एक अपना वोट बैंक के लिए वो पूरे देश को कितने बड़े खतरे में डाल रहे हैं, और जो देश में रहने वाले लोग हैं उनको वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ बेहतर चीज़ें, सुविधाएं लेकर आएंगे, और उनकी ज़िंदगी खराब करके, उनकी रिसोर्सेज को डिप्लीट करके, उनकी ज़िंदगी को रिस्क पर डालकर वो जो इमिग्रेंट्स है उनके बलबूते पर सत्ता जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।